गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। दोस्तों, मैं डॉक्टर दीपक लड्डा रोटरी क्लब ऑफ पुणे वाइब्रेंट से बात कर रहा हूं। मैं डॉक्टर भी हूं तथा रोटरियन भी हूं। दोस्तों, रोटरी तथा समाज दोनों ये सिखाती है कि हमें समाज को कुछ तो कुछ देना चाहिए, और इसीलिए मैं आज आपके साथ कोरोना पे बहुत ही अहम बात करने जा रहा हूं। यदि हम 100 साल पहले पीछे जाए तो आपको ध्यान में आएगा कि 1918 में स्पेनिश फ्लू ऐसी आया था और वो करीब 2 साल तक रहा था। उस वक्त वो तो पहली बार आया था, लोगों में काफी परेशानी हुई थी, लोगों ने काफी दिक्कतों का सामना किया था, लेकिन धीरे धीरे लोग उससे लड़ने में कामयाब हो गए। एक बात हमें हरदम ध्यान में रखना चाहिए, जो आता है वो जाता भी है, जिसका आरंभ होता है उसका अंत होना निश्चित है। ये बात हमें हरदम ध्यान में रखना चाहिए, और यही कोरोना के साथ भी होने वाला है। हम कोरोना के लिए आज डरने की वजह यह है कि मीडिया में जो कुछ आता है उसमें हम सिर्फ निगेटिव बाजू ही देखते हैं, माइनस साइड, लेकिन साथ में वो काफी कुछ ऐसी भी बातें देते हैं जिसके तरफ हम ध्यान नहीं देते। हम सिर्फ आधा गिलास खाली देखते हैं, आधा गिलास भरे वाला देखते ही नहीं। उसमें अच्छी अच्छी बातें भी दी गई है, जैसा कि कोरोना में डेथ रेट पूरे विश्व में यदि हम देखते हैं तो 2 से 5% के बीच है, लेकिन यदि आप गौर फरमाए तो आपके ध्यान में ये भी आएगा कि ऐसे बहुत सारे केसेस है जिनके टेस्ट नहीं होते और वो ऐसे अच्छे हो जाते हैं, यानी ये डेथ रेट 1% के नीचे है। ये बात हमें ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। मैं शुक्रिया अदा करूंगा अपने पंतप्रधान जी नरेंद्र मोदी का, जिन्होंने 23 मार्च से लॉकडाउन का ऐलान किया था, जिसकी वजह से हमारे भारत में जो केसेस दुगुने होने चाहिए उतने स्पीड से दुगुने नहीं हुए। अभी हम मुड़ जाएंगे कोरोना की तरफ। जैसा कि मैंने आपको पहले ही कहा है कि इसमें काफी केसेस अच्छी तरह से दुरुस्त हो जाते हैं। यदि हम 100 केसेस का यदि क्लासिफिकेशन करें तो उसमें मैं कहूंगा कि 85 से 90% तो ऐसे ही दुरुस्त हो जाते हैं, जिनमें एक तो कुछ सिम्टम्स नहीं रहते, या रहे तो बहुत ही माइल्ड सिम्टम्स रहते हैं। उसके बाद दूसरा उसमें सेक्शन आता है जिन्हें ऑक्सीजन की जरूरत होती है, वो एक 5 से 7% केसेस होते हैं, और तीसरे केसेस ऐसे आते हैं जो उचित ट्रीटमेंट देने के बावजूद, यानी कि ऑक्सीजन देने के बावजूद भी उनमें ऑक्सीजन बढ़ता नहीं, और वहां पे उन्हें आगे वेंटिलेटर की उसकी जरूरत पड़ती है। वैसे देखा गया तो इन लोगों को ही हॉस्पिटल में एडमिट करने की ज्यादा जरूरत है। अभी हम उस पर गौर न फरमाते ये देखेंगे कि जो पहले 85 से 90% लोग हैं उन्हें हम घर में कैसे मैनेज कर सके, क्योंकि आजकल आप जब भी बाहर जाते हो तो हॉस्पिटल में बेड ही नहीं मिलते, तो लोग परेशान हो जाते हैं। लेकिन क्या ये उचित है कि हर पेशेंट को हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़े? बिल्कुल नहीं। दोस्तों, अभी आप ये देखो कि आपका घर कितना बड़ा है। यदि घर बड़ा होगा तो कोई बात नहीं, छोटा होगा तो हमें उस पर गौर करना पड़ेगा। बड़ा घर होगा तो उसमें आप कम से कम 2 से 3 हिस्से ऐसे बनाओ जहां पे आप घर में का पेशेंट रख सकते हो। जैसे कि माइल्ड सिम्टम्स है या जिसे सिम्टम्स नहीं है उन्हें एक रूम में, यदि घर में सदस्य ज्यादा होंगे और थोड़े सिम्टम्स यदि ज्यादा होंगे तो दूसरे रूम में रखो। और यदि बाहर बेड ही नहीं मिल रहा है तो उस वक्त आप घर पे भी ऑक्सीजन देने का मैनेज कर सकते हो, किसी तो डॉक्टर के संपर्क में लेके, उसका सलाह लेके। सबसे पहले ये ध्यान में रखो कि जब भी कोरोना का पेशेंट आपके घर में आएगा या आपके पहचान वाले के घर में आएगा तो हमें घर में 2 चीजों का रखना बहुत आवश्यक है। एक थर्मामीटर और दूसरा पल्स ऑक्सीमीटर। जब तक आपका टेम्परेचर 38 डिग्री के नीचे है तब तक कोई चिंता की बात नहीं, और जब 38.5 डिग्री के ऊपर चला जाएगा
तब हमें ध्यान रखना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए। दूसरा पल्स ऑक्सीमीटर, जो कि आपके शरीर में कितना ऑक्सीजन है वो गिनता है। जब तक ऑक्सीजन सैचुरेशन 96% के ऊपर है तब तक तो आप निश्चिंत रहो, और जब ये ड्रॉप होना धीरे धीरे चालू होता है, वो जब तक 90% के नीचे नहीं जाता तब तक भी इतना चिंतित मत होइए। अभी हमें ये देखना है कि जब माइल्ड सिम्टम्स होते हैं, सिम्टम्स कुछ भी नहीं रहते, जैसे कि बुखार है, खांसी है, सूखी खांसी, सर दर्द है, पाँव में दर्द है, पूरा बॉडी एक है, या कभी कभी लूज मोशंस होते हैं, यहाँ तक जब तक है तब तक हम उसे माइल्ड सिम्टम्स कहेंगे, जब तक उसे सांस लेने में तकलीफ न हो। तो इन पेशेंट्स को हम घर पे पक्का मैनेज कर सकते हैं। हमें उन्हें क्या देना है? विटामिन B12, विटामिन C, विटामिन D, और जो जो सिम्टम्स है उस सिम्टम्स के हिसाब से दवाइयाँ, जैसे कि बुखार होगा तो पैरासीटामोल, खांसी होगी तो एंटीटसिव, प्रोडक्टिव कफ होगा यानी जहाँ पे बलगम बाहर आता है, म्यूकस बाहर आता है, वहाँ पे साल्बेटामोल। इस टाइप हमें उन्हें दवाई देना है। सर्दी होगी तो सर्दी की दवाई, साथ में उन्हें गार्गलिंग करते रहना, जैसा कि नमक, पानी, थोड़ा नींबू, उसमें हल्दी, ये डाल के दिन में 3 बार उससे गार्गलिंग करना है हमें। उन्हें वेजिटेबल फूड ही दो, नॉनवेज मत दो। वेजिटेबल फूड में लिक्विड डाइट सबसे अच्छा, जैसे कि आप सूप दे सकते हो, और बाकी अच्छा लिक्विड डाइट दे सकते हो जो कि उसे पचने में हल्का हो, ये बातें आप दे सकते हो। उसका दिन में 2, 3, 4 बार टेम्परेचर देखो, पल्स ऑक्सीमीटर से उसका उनका ऑक्सीजन सैचुरेशन देखो। ये पल्स ऑक्सीमीटर है, इसमें सेल उचित ढंग से डालो, या सामने ये बटन है, ये डालने के बाद इसे हमें ऑन करना है। ये ऑन करते ही यहाँ पे सामने आ जाएगा पूरा, ये खोलो, इसके अंदर यहाँ पे आपको विंडो दिखेगी, ये विंडो दिखेगी। यहाँ पे ये विंडो दिखने के बाद यहाँ पे आपको बीच का फिंगर, मिडल फिंगर यूज करना है, इंडेक्स फिंगर नहीं और रिंग फिंगर भी नहीं, क्योंकि मिडल फिंगर में सब तरफ से खून का सप्लाई होता है। और ये आप ऐसा अंदर को ये छोड़ दो, ये छोड़ने के बाद एक बार इसे वापस दबा दो बटन को, और ये चालू हो जाएगा। इसे आपको रुकना पड़ेगा मिनिमम 30 सेकंड से 40 सेकंड तक, जब तक पल्स सामने ना आए तब तक ऑक्सीजन सैचुरेशन ना दिखे। और ये देखते वक्त आप साथ में ये भी ध्यान में रखो, आपकी उंगलियां यदि नम होगी या पानी में भीगी वाली होंगी या ठंड होगी तो उस वक्त ऑक्सीजन सैचुरेशन गलत आ सकता है। तो आपको हाथ पे हाथ रगड़ना पड़ेगा पहले 1 मिनट 1.5 मिनट, उसके बाद ऑक्सीजन सैचुरेशन लो। ये देखो ऑक्सीजन सैचुरेशन अभी आया है 99, और ये पल्स है 80, ये पल्स भी सामने आ जाएगी। तो यहाँ पे हो गया। तो इस तरीके से हमें देखना है, वेरी सिंपल मेजर्स। और जब घर में जब कोई भी ऐसे पेशेंट अपने रहेंगे जिन्होंने हमें घर में क्वारंटाइन किया है, घर में रखा है, उनको हम घर पे ही दवाइयाँ दे रहे हैं, क्योंकि 85 से 90% ऐसे अच्छे होने वाले हैं। मैं वापिस बोल रहा हूँ आपको। तो अभी घर के लोगों को क्या प्रिकॉशन लेनी चाहिए? जब तक आपका घर बड़ा हो वहां तो कोई चिंता की बात नहीं, आप 1 BHK में भी मैनेज कर सकते हो। वहां पे आपके पास 2 WC बात होंगी तो बहुत अच्छी बात है, बेडरूम का अटैच होंगी तो वो बाथरूम सिर्फ वो पेशेंट यूज करेगा, लेकिन एक ही बाथरूम होगा, और यदि पेशेंट वो बाथरूम यदि यूज करता होगा तो आपको ध्यान रखना है कि पेशेंट को बोलना है कि वो दरवाजा खुद न खोले, उसे खोल के दो। अंदर जाने के बाद वो दरवाजा लगाए नहीं, आप दरवाजा खींच के लो, ये बात जरूरी है। वो जब भी बाहर आएगा फॉसेट को सैनिटाइज करो, फ्लोर को सैनिटाइज करो, उसे उसके रूम में जाने दो, उसके बाद वो आप यूज कर सकते हो। आप जब पेशेंट के पास कोई भी नाश्ता या बाकी कुछ भी ले जाओगे, खाना लेके जाओगे, तो वो डिस्पोजेबल में लेके जाओ। वहां अंदर आप अलग अलग टाइप के 2 बड़े बड़े कंटेनर्स रखो, बकेट रखो या और कुछ रखो। वो जो भी खाना डिस्पोजेबल में खाएगा वो डिस्पोजेबल प्लेट्स सोडियम हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन के अंदर डाल दो, उसके बाद वो बाहर डिस्कार्ड करो। आप अंदर जब जाओगे तो आपको ध्यान में रखना है कि आपको गाउन पहनना है,
आपको मास्क पहनना है, आपको हो सके तो गॉगल भी पहन लो, और आपको एक फेशियल शील्ड घर पे ला के रखने हैं। फेशियल शील्ड यानी अपने आंखों के सामने एक प्लास्टिक का कवर आ जाता है पूरे फेस के सामने, इसलिए जब बात करते हैं तो मुंह में से जो सलाइवा के ड्रॉप्स निकलते हैं वो गिरे तो उस पे गिरेंगे, आपके मुंह पे नहीं आएंगे। दिस इज बेस्ट प्रिकॉशनरी मेजर। बाहर आते वक्त आपका गाउन वहीं पे डाल दो। पेशेंट के रूम में 5 मिनट से ज्यादा रुकिए नहीं। बोलने से ये वायरस ज्यादा फैलता है, इसलिए ज्यादा बातचीत भी ना करो, हो सके तो बातचीत ही ना करो। वहां पे चाहे तो एक पार्टी पेंसिल रखो, उस पे लिख के दिखाए। पेशेंट ने भी उसके जो प्रॉब्लम से लिख के दिखाए, इन्होंने भी लिख के दिखाए। उनके पास अंदर एक मोबाइल रहने दो, बाहर एक मोबाइल रहने दो। पेशेंट आपके साथ बहुत हो गया तो मोबाइल पे बातचीत करेगा, वीडियो कॉल कर सकता है। ये बेसिक बातें हैं। अब हम जाएंगे जब ऑक्सीजन सैचुरेशन घटना शुरू होता है। ऑक्सीजन सैचुरेशन अब 90% के नीचे यदि जाना लगे तो क्या करना चाहिए? मैंने आपको पहले ये बताया कि उसे विटामिन B2, विटामिन C, विटामिन D3 ये टैबलेट्स देने के सब बता दिया है। लेकिन अब ऑक्सीजन सैचुरेशन जब नीचे जाना लगे तो हमें क्या करना है? हो सके तो पेशेंट को नजदीकी अस्पताल में एडमिट करो, लेकिन आजकल का बेड से नहीं मिल रहे हैं तो घबराइए मत। आप ऑक्सीजन सिलेंडर बाजार में मिलते हैं, वो ऑक्सीजन सिलेंडर लेके आइए। एक ऑक्सीजन सिलेंडर आप यदि घर पे लेके आते हो तो 1 महीने तक चलता है। वहां पे एक नॉब रहेगा, आप जैसे ही नॉब घुमाओगे उसमें से ऑक्सीजन बाहर आना शुरू हो जाएगा। ऑक्सीजन पेशेंट को देते हो 3 तरीके से दे सकते हैं। एक ट्यूब्स रहते हैं, दूसरा एक ऑक्सीजन का मास्क रहता देने का ऐसा, और तीसरा रहता है हाई प्रेशर ऑक्सीजन। लेकिन ये देते वक्त आपको आपके डॉक्टर के साथ सलाह मशवरा करना जरूरी है कि कितना लीटर ऑक्सीजन हमें कैसे कैसे देना है, उसी के सलाह के हिसाब से दो। एंटीबायोटिक देना या नहीं देना इसका डिसीजन आपके डॉक्टर साहब को लेना। इसके बाद भी यदि ऑक्सीजन उसका परसेंटेज ना बढ़े ऑक्सीजन देने के बाद, आपके डॉक्टर के कंसल्टेशन से आप ये डिसीजन लो कि उन्हें आगे अस्पताल में एडमिट करना या नहीं करना। तो ये ज्यादा सुविधाजनक रहेगा। इसमें मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि 90% पेशेंट तो यहीं पे आपके अच्छे हो जाएंगे। तो इसलिए चिंता करने की, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। दोस्तों, मैं अभी आपको जाने से पहले सिर्फ एक बात करना चाहता हूँ। इंसान की सोच हैंडीकैप होती है, इंसान नहीं। बिलीव कैन मेक अस एंड बिलीव कैन ब्रेक अस। ये बात हरदम ध्यान में रखो कि कोरोना से हमें लड़ना है, भागना नहीं है या डरना भी नहीं है, क्योंकि इसमें ज्यादातर केसेस अच्छे होने वाले हैं। और जैसे जैसे कोरोना फैलते जाएगा वैसे वैसे लोगों में एंटीबॉडीज अच्छी तरह से बढ़ती जाएंगी, और एक दिन ऐसे भी आएगा कि कोरोना हमारे लिए फ्लू की तरह मामूली बन जाएगा। मैं सिर्फ इतना ही अभी कहूंगा कि हौसले की तरकश में कोशिश का तीर जिंदा रख। हार जाए जिंदगी में सब कुछ, मगर फिर भी जीने की उम्मीद जिंदा रख। थैंक यू।